हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो पंडित्स का प्रो मॉक मतलब 5 नंबर वाला जो मॉक है उसके मैथ्स वाले सेक्शन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर के क्वेश्चन से क्या दे रखा है देखो भाई। पहले में अपन को बता रहा है कि एक क्रेडिट कार्ड का बिल है इज पेड आफ्टर द ड्यू डेट, वन गेट्स अ पेनल्टी ऑफ ₹500। यानी कि अगर ड्यू डेट के बाद में अपन पे करते हैं तो ₹500 की पेनल्टी लगती है और इंटरेस्ट जो है वो 1.5% लगता है अमाउंट ऑफ बिल के ऊपर। ठीक है, अंकित ने मिस कर दी ड्यू डेट अपने क्रेडिट कार्ड बिल की और उसने एक्स्ट्रा चार्ज जो पे है वो पे किया 2360। 2360 इसने पेमेंट किया है। अमाउंट ऑफ द बिल उसने जो मिस किया है कि मतलब कितना अमाउंट ऑफ बिल था उसका वो अपन को फाइंड करना है। भाई 2360 उसने पे किए मतलब ₹500 की, तो उसकी इसमें पेनल्टी है। मैं 500 घटा देता हूँ मतलब ₹1860 उसका ब्याज लगा है और ये 1860 1.5% की वैल्यू है। हाँ या ना? वैल्यू बट्टा किसकी होना चाहिए? जिसकी लगा रहा हूं मैं। 1860 जो है वो 1.5% की वैल्यू है। अपन को पूरा बिल का अमाउंट निकालना है। बिल अपने आप में 100% होता है, 100 की वैल्यू निकालनी है। ये पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर एक जीरो आ जाएगा। अब 6 और 1 7 और 8 15, ठीक है 15 से काट लेते हैं इसको। तो देखो क्या आएगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60। 124 के आगे 3 जीरो, 124 के आगे 3 जीरो, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट एकदम। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हर बार अपन को क्या ध्यान रखना है कि जब भी पेनल्टी ऑब्वियसली इसके अंदर से पहले घटेगी, क्योंकि जो भी आपका अमाउंट होता है, मान लो आपका जितना का भी बिल था उसके ऊपर आपके इंटरेस्ट लग गया, उसके बाद में पेनल्टी लगाई जाती है। पूरे पे अगर पेनल्टी लगा देंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर पे आते हैं। 4 की पावर x प्लस 7 दे रखा है। देखो इसमें एक दो चीजें बता देता हूं। a की पावर b इंटू में a की पावर c अगर दे रखा है तो ये a की पावर b प्लस सी होता है, कि मतलब जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो इसने ऑलरेडी ऐड करके लिखा हुआ है, तो मैं इसे 4 की पावर x इंटू 4 की पावर 7 लिख सकता हूं। या फिर एक चलो ठीक है, दो मेथड हो जाएंगे। चलो ऐसे देख लो। एक तरीका ये भी है कि उसमें नहीं करने की जरूरत पड़ेगी सेपरेट। 4 की पावर x प्लस 7 को अपन डायरेक्टली 7 को इधर लाके मैं घटा दूंगा तो 1024 आ जाएगा। दो तरीके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां भी देख लो, ये 1031 में से फिर 7 जाएगा तो 1024 बन जाएगा। अब एक तरीका तो ये 4 की पावर 7 से इधर भेज के डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका ये है कि डायरेक्टली इस चीज को 4 की पावर में लाने की कोशिश करो। ठीक है, फिर मतलब क्योंकि देखो मैं 4 की पावर में लाऊंगा तो फिर बेस बेस सेम होंगे तो पावर्स को मैं इक्वेट कर पाऊंगा। तरीका एकदम इजी लगा होगा। अब देखो 1024 क्या होता है? 1000 भाई देखो, 2 की पावर 10 तक, 3 की पावर भी 5 6 तक, 5 की पावर भी 5 6 तक याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट काम में आते हैं। 1024 होता है 2 की पावर 10, यानी 4 की पावर 5 होता है। हाँ या ना? डायरेक्टली, क्योंकि देखो मैं 2 की पावर 10 है तो इसे 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, यानी 4 की पावर 5 बन जाएगा ये। बेस से मैं पावर्स को इक्वेट करूंगा, यानी x की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी। ये ऐसे है, x प्लस 7 बराबर 5, यानी x की वैल्यू -2 आ जाएगी, नेगेटिव आएगा, यानी ये सही हो जाएगा। यहां से भी सोल्व करोगे तो देखो 4 की पावर 7 है वो इससे बड़ा निकलेगा तो पावर जो है वो नेगेटिव में ही जाएंगी, यानी x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। आंसर एकदम ईजी था, तरीका समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर पे आते हैं। देवव्रत है, मनीराम है और अंकित है, एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। देवव्रत, मनीराम और अंकित 12 दिन में कर सकते हैं। और मनीराम और अंकित इस काम का 37.5% 15 दिन में कर सकते हैं। ये क्या होता है? अरे भाई, ये 1/8 का 3 गुना है। समझ में आया? 12.5 का 3 गुना है ये। तो 12.5 की फ्रैक्शन 1/8, तो उसका 3 गुना मतलब 3/8 हो गया। यानी 3/8 काम 15 दिन में कर पाते हैं। तो एक काम अगर मैं निकालूंगा तो 40 दिन में कर पाएंगे। हाँ या ना? यानी कि मनीराम और अंकित जो है वो 40 दिन में कर पाएंगे। एलसीएम ले लो ताकि टोटल पता लग जाए। भाई इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 120 आ रहा है, तो ये 10 बार कट गया, ये 3 बार कट गया। तो अब देखो इसने क्या पूछा है कि जो देवव्रत है वो 50% काम कितने टाइम में कर देगा। 120 का 50% या तो लिख दो या फिर डायरेक्टली इसका आधा कर दो, मतलब मेरे को 60 काम करवाना है देवव्रत से। तो देखो तीनों की मिला के एफिशिएंसी 10 थी, इन दोनों की 3 है, घटाऊंगा तो देवव्रत की 7 एफिशिएंसी आ जाएगी। ये मेरा आंसर है। ऑप्शंस मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखें, इसको बदल लो, 8 सही 4/7 आ जाएगा, क्योंकि देखो 56 और 4 60 बनता है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एकदम बढ़िया सवाल था, इजी सवाल था। 4 नंबर पे आ जाओ। एक शॉपकीपर ने सेल किया हिज आर्टिकल फॉर 3780, मतलब एसपी दे रखी है मेरे को 3780, उसको इतने का प्रॉफिट हुआ। ये क्या है? 11.11 कहां से आता है? जब मेरी 1/9 फ्रैक्शन को मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो 11.11% बनता है, और 250 उसने रिस्टोरेशन चार्ज दिया है। तो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, एक बार चलो मैं आगे पढ़ता हूँ कि व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सीपी पूछ रहा है। भाई मेरे को एक बात बताओ,
अगर ये उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जो 9 है वो उसका सीपी है, सीपी 9 सीपी पे 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी जो आइटम है वो 10 रुपए का एसपी हुआ होगा उसका। 9 में 1 जुड़ेगा जब भी तो 10 आएगा। ठीक है, मेरे को एसपी मिल गया, यानी जो 3780 वैल्यू है वो 10 की है, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरा 378 आ गया। समझ रहे हो इस चीज को? अब अगर मैं सीपी निकालना चाहता हूं तो गुणा 9 करूंगा। मैं एक बार पूरा सुनते जाना, भागने की जरूरी नहीं है, इसको 9 से गुणा करके लिख रहा हूँ। 9 अट्ठे 72, 7 करी लगी, 9 सत्ते 63 और 7 70 बन गया, 7 करी लगी, 9 तिया 27 और 7 बन गया 34, 3402 आ गया। बहुत अच्छी किस्मत रही होगी कि ये 3402 आया है और ऑप्शन में 3502 दे रखा है। मैं बता रहा हूं, अगर होता ना 3402, 90% बच्चे सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाते। अरे भाई एक चीज और भी तो देखी थी, 250 रुपए रिस्टोरेशन चार्ज, तो इस 3402 के अंदर से 250 घटाएगा कौन? जब भी तो 250 घटाएंगे तो आंसर आएगा 3, ये 2 आ जाएगा, 40 में से 25 जाएगा तो 15 आएगा, 3152 मेरा फाइनल आंसर आएगा, ये करेक्ट होगा। अब बताओ समझ में या नहीं ये चीज? बहुत से बच्चों ने ये गलती करी होगी, ये वाली चीज को ध्यान देना। 5 नंबर के ऊपर अपन आते हैं, क्योंकि मतलब ये है ना कि रिस्टोरेशन चार्ज जैसे अपन ने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था, उसमें अपन ने 500 रुपए की पेनल्टी को पहले नहीं घटाया था क्या? तो वैसे ही इसमें भी करना है वो वाली चीज। अब यहाँ एसपी में से नहीं घटा सकते, क्योंकि रिस्टोरेशन चार्ज आप किसी चीज को खरीद के लाते हो जब लगता है, यानी सीपी पे लगता है, तो सीपी में से ही उसको घटाना पड़ेगा, सीपी निकालने के लिए एक तरीके से, हाँ या ना? क्योंकि मैं देखो है ना, एक चीज समझाता हूँ, एग्जांपल ऐसे पकड़ लो, बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है, जो समझ गए वो स्किप कर देना। कि मान लो मैं एक चीज है वो कोई 500 रुपए की खरीद के लाया, मान लो एक साइकिल खरीद के लाया, मेरे को इसकी चेन सही करवानी है, तो उसमें 20 रुपए लग गए। अरे तो सीपी में वो 20 रुपए जुड़े ना, तो वही लास्ट में मैं सीपी पे पहुंचा तो मेरे को ये घटाने पड़े सीपी पे पहुंचने के लिए। समझ में आ गया होगा? 5 नंबर पे आता हूँ। एवरेज एज एक क्लास की 21 स्टूडेंट की 18.5 है। बेसिक से तो बिल्कुल नहीं करने वाले, बाकी बेसिक की इक्वेशन बनवा देता हूं, करूंगा इसी मेथड से, फिर आएंगे इस पे। पहले बेसिक देख लो कि 21 बच्चों की 18.5 एज है, तो टोटल 21 इंटू 18.5 होगी। फिर बोल रहे हैं अगर एक टीचर इंक्लूड कर लेते हैं तो अब ये 22 लोग बन गए हैं, और बोल रहे हैं कि इनका एवरेज 19.5 हो जाता है। तो एज ऑफ टीचर निकालो, इजीली यहां से टीचर कैलकुलेट कर पाओगे, कोई भी कर लेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, आसान भी है। पर क्यों ऐसा करने की नीड ही नहीं है। मेरे को बस एक बात बता दो कि ये 18.5 इनका पहले एवरेज था, अब ये 21 और एक 22 लोग बन चुके हैं, तो जितना भी एवरेज, एक एवरेज बढ़ा है 18.5 से 19.5, वो एक एवरेज इन 22 लोगों पे इफेक्ट डालेगा या नहीं डालेगा? बिल्कुल डालेगा। इस चीज को सोल्व करो, 22 एकम 22 ही होता है, 22 इस 18.5 में जुड़ेगा तो कितना 40 बन जाएगा ना, तो 40.5 एवरेज आएगा या नहीं आएगा? बोलो ऑप्शन में है या नहीं है? इस चीज को सोल्व करके बता देना मेरे को, आंसर 40.5 आ रहा है या नहीं आ रहा, और खुद खुद डिसाइड करो कि ये इजी है या फिर ये चीज इजी है। मैं हर पेपर में एक एवरेज का क्वेश्चन 100% आता है। आज तक अपन ने कितने ही पेपर सोल्व किए होंगे, कोई 100-150 पेपर, और हर बार मैं यही वाला मेथड बता के निकलता हूं कि ये कितना इजी है, इस चीज को सीख लो भाई। ठीक है, चलते हैं 6 नंबर के ऊपर। एक बाइसिकल है, उसके व्हील्स जो है वो सर्कल के शेप में है, जिनकी रेडियस 35 दे रखी है। ये मैंने सर्कल बनाया, इसकी रेडियस 35 है, जबकि डायग्राम की नीड नहीं है, पर फिर भी ठीक है। बाइसिकल मूव करती है कांस्टेंट स्पीड पे, कवर करती है 1.1 किलोमीटर की डिस्टेंस 10 मिनट में। ठीक है, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, वो पूरे जो रिवॉल्यूशंस है वो कितने बना लेगी टू कवर दिस डिस्टेंस? भाई उसको 1.1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, मानते हो इस चीज को? ठीक है, ये दूरी तय करनी है मेरे को, अब किससे? साइकिल के पहिए से तय करनी है। भाई मेरे को बस एक बात बता दो, साइकिल का पहिया जब एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, अपना एक चक्कर मतलब पूरा कंप्लीट कर लेगा, उसको एक्चुअली में रिवॉल्यूशन बोलेंगे, तो वो एक रिवॉल्यूशन इसके परिधि के, डायमीटर के, इसकी परिधि के यानी सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा या नहीं होगा? बताओ भाई। बिल्कुल होगा, क्योंकि भाई यहां से इसको एक तरीके से खोल दो ना, एक तार समझ लो इसको, तो ये ऐसे खुल के आएगा, खुल के आएगा, तो एक सीधी तार बनेगी, वो इसकी परिधि है, चाहे ये तार की दूरी ले लो, चाहे इसके एक पहिए का एक चक्कर कटा लो, बात तो यही है। इस पॉइंट यहाँ पे एक मार्किंग कर दो, इसको घुमा के लेके आओ, वापिस से ये ऐसे घूमता 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 वापिस से ऐसे ही आ जाएगा ये, यानी एक चक्कर बराबर होता है इसकी परिधि के। इतना समझ में आ गया तो आगे आ जाओ, सब हटा देता हूँ, इसी के लिए बस डायग्राम बनाया था, अब समझना क्या बोल रहा है भाई। ये बता रहा है कि रेडियस जो है वो 35 थी। भाई मैं ऐसा नहीं, वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और सबने रट रखा होगा वो फॉर्मूला, पर मैं तो जाता ही नहीं रटने वाली चीजों पे। हर क्वेश्चन में एक फॉर्मूला होता है, लेकिन अपन अवॉइड करते हैं क्योंकि चीजें सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
भाई क्या होता है कि मेरे को अगर डी दूरी कवर करनी है तो मैं साइकिल का एक पहिया चलूं यानी 2πr चलूं, लेकिन पूरी दूरी तो कवर नहीं हो पाई ना, वो तो एक चक्कर लग पाया। ऐसे अगर मैं n चक्कर लगा दूं तो मेरी पूरी दूरी कवर हो जाएगी। और अपन पढ़ते क्या है कि डिस्टेंस बराबर में होती है n इंटू में सरकमफ्रेंस। ये फॉर्मूला बताओ निकल के आया या नहीं आया। वैसे तो आप n बराबर डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस पढ़ते हो, पर बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। समझ में आ गया? अप्लाई कर दो। मेरे को 1.1 किलोमीटर की दूरी जानी है, n चक्कर लगाने हैं, वो n ही पूछ रहा है कि कितने चक्कर लगाओगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 35 रखिए, 7 से 35 5 बार कट गया, एक पॉइंट हटा दो, नीचे 10 आ जाएगा, 11 से 22 2 बार कटेगा, 5 दूनी 10 दूनी 20 नीचे आ जाएगा, तो 200 बन गया। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे अरे उत्तर कैसे नहीं मिल रहा। अरे उत्तर ऐसे नहीं मिल रहा कि ये सेंटीमीटर में था और ये किलोमीटर में था, पर मैं कभी नहीं जाता इस लफड़े में, क्योंकि मेरे को किसी को नहीं दिखाना कि मैंने एग्जैक्ट बदला है या नहीं बदला है। वैसे सिखाई भी है ये चीज कि कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में, कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में से अपन इजीली किलोमीटर से सेंटीमीटर के ऊपर आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 जीरो ही लगानी है बस मुझे, पर मैं किसी को ये चीज रटने को नहीं बोल रहा, समझाने को नहीं बोल रहा। आप बस ऐसा कर लो कि यहाँ पे अपनी मर्जी से 3 0 4 0 5 0 6 0 कुछ भी लगा दो। मैं फिर बोल रहा हूं ये चीज एग्जैक्टली सही नहीं है, लेकिन एग्जाम में कैसा करेंगे वो मैं देखो। अगर मान लो कितने भी जीरो मान लिए मैंने मेरी मर्जी से, 2 जीरो काट दो, 2 से इसको काटोगे क्या 5 के आगे 0 0 नहीं लगते जाएंगे। एक ही आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो आपको सही उत्तर दे जाएगा। 100% यही है। अगर किसी दिन आपकी किस्मत बहुत ही घटिया हुई और ऑप्शन ऐसे आ गए 50 5000 500 या 0.5, उस दिन आपको मेरे वाली चीज दिक्कत देगी। तब आपको ये वाली चीज याद करनी है, वो भी सिखाया हुआ है, कहीं नहीं कोई दिक्कत है, लेकिन फिर भी मैं क्यों बदलूं उसको जब मेरा टाइम से हो रहा है यहाँ पे ये वाला फालतू चीजें करके। समझ में आ गया होगा? 7 नंबर के ऊपर चलते हैं। व्हाट नंबर शुड बी एडेड, ये क्वेश्चन देख लो भाई ध्यान से। मतलब बहुत से लोग इसमें इस तरीके से जाते हैं जिससे मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला हूं। तरीका क्या होता है, 13 प्लस एक्स, पहले बता देता हूं मैं एक बार बेसिक, बाकी अपन ये वाला मेथड करेंगे। इसने बोला इन सब में एक्स एक्स जोड़ना है, तो 21 प्लस एक्स होगा, 19 प्लस एक्स होगा, फिर 30 प्लस एक्स होगा। अब इसके बटे में ये आएगा, बराबर में इसके बटे में ये आएगा, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वगैरह कट जाते हैं। पर ज्यादा बेटर मेथड क्या है वो समझ लो कि भाई मान लो मेरे को नंबर जो दे रखे हैं वो लिखो, 13 21 19 और 30। इनमें ऐसा करो, इनका अंतर लिखो, ये 8 आ रहा है, इनका अंतर लिखो 11 आ रहा है। इस 13 से 11 को गुणा करो तो 143 आएगा। इस अब देखो 13 से 11 को किया तो 8 से 19 को करो, यानी कितना आ जाएगा, 152 आ जाएगा। बटे में अब इन दोनों का अंतर करके लिख दो, 3 आ जाएगा। आंसर आ चुका है आपका। पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखो अब कितना 9 बन रहा है, 9/3 का मतलब 3 आ रहा है, यानी इन सभी नंबरों में आप 3 ऐड करोगे तो वो प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, आंसर आ गया। अगर मान लो फिर भी वेरीफाई करना है करके देख लो, 13 में 3 जोड़ो 16, ये 24, ये जोड़ो 22, ये 33, 8 से काटो देखो 2 और 3 आ रहा है, 11 से काटो देखो 2 और 3 आ रहा है, बिल्कुल 2/3 और 2/3 आगे प्रोपोर्शन में। यही करना था अपन को, तो मेथड हर बार यही अप्लाई करना है। इस पे 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बहुत से पेपर में मिल जाएगा ये तो प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है, ताकि फ्लो में आ जाए ये वाला। बाकी ये तो मतलब बहुत टाइम टेकिंग और बकवास चीज है, ठीक है। आ जाओ 8 नंबर के ऊपर, क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। पॉलीगन के अंदर एक्सटीरियर की बात करेगा, साइडों का कोई रोल ही नहीं होने वाला, चाहे इनफाइनाइट साइड देते अपन को, हर बार उसका एक्सटीरियर एंगल का सम अपन को 360 रटना है, दिमाग में रखना है। 360 का मतलब 180 का दुगना, यानी 2 पाई आंसर हो जाएगा। पाई मतलब 180 इंटू 2 किया, यानी 2 पाई आंसर आ गया। मैंने कल ही मतलब जैसे परसों ही शायद पूरा पॉलीगन वाला वीडियो डाला था, वो जाके देख लेना, जिसको समझ नहीं आई वो ये चीज। 9 नंबर पे आ जाओ। एक कंटेनर है, उस कंटेनर में 20 लीटर मिक्सचर है, उसमें 10% सल्फ्यूरिक एसिड है। समझ में आ गया। क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इसमें कितनी ऐड करें कि जो सॉल्यूशन है उसमें 25% सल्फ्यूरिक एसिड आ जाए। एक चीज समझाऊंगा बस इस क्वेश्चन में, खुद ही कर लोगे अभी रोक के, जिन्होंने नहीं किया उसने। भाई जो भी चीज आपसे क्वेश्चन में ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा रहा है, उस क्वेश्चन में उस चीज को इग्नोर करनी है। दूसरी चीज, मान लो इसमें वाटर है, चाहे कुछ भी है, रेत है, चाहे कुछ भी है, हवाई है, चाहे भाई वो हवा या पानी मान लो जितना पहले था उतना ही अब है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मैं उसी पे करता हूं ना पूरा सॉल्यूशन, कि 20 लीटर मिक्सचर में 10% अगर सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब 90% कोई दूसरी चीज है, यानी कि 20 का 90% निकालूंगा, मतलब 18 इसमें पानी है पहले से, अभी भी 18 ही पानी होना चाहिए, ठीक है।
मैंने क्या बोला कि क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू बी एडेड इन इट टू मेक द सॉल्यूशन टू कंटेन 25% सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब 75%। अब पानी रह रहा है। अब मैंने सॉल्यूशन में तो कुछ ऐड कर दिया ना, यानी 20 पहले मेरा सॉल्यूशन था, उसमें मैंने कुछ x लीटर्स चीजें ऐड कर दी, उसका 75% अगर मैं निकालता हूं तो वो भी अब पहले जितना ही रहना चाहिए। इस चीज को सोल्व कर दो भैया, आ जाएगा 3/4, 3 से 18 कट गया 6 बार, 6 चौके 24 हो गया, 24 में से 20 जाएगा, 4 आ जाएगी एक्स की वैल्यू, मतलब जो मेरा इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड अपन ने ऐड किया है वो 4 लीटर रहा होगा। ये आंसर है। समझ में आया? हर बार दूसरी चीज के ऊपर काम करना है। 10 नंबर पे आओ। एक फार्मर है, उसने 2/5, ये TH लिखा होगा, 2/5 ऑफ द लैंड है वो राइस के लिए यूज किया है, 0.125 वीट के लिए यूज किया है। 0.125 मत देखो, 125/1000 देखो इसे, और ये भी मत देखो, 25 से काट दो 5 बार और 40 बार, या फिर 1/8। आगे चलो, ये वीट के लिए क्या है, ये बोले कितना अनयूज रह गया अगर वो 37.5 शुगर केन के लिए यूज कर देता है। अरे भाई, शुगर केन के लिए 37.5 का अभी अभी बता के आया था, 1/8 का 3 गुना, 12.5 का 3 गुना, यानी 3/8 आ जाएगा। तो देखो ऐसा करो कि इनको जोड़ लो, ये 4/8 बन गया, 4/8 का मतलब आधा हो गया। देखो सही है, सही है, सही जा रहे हैं कि मतलब पूरा मेरा एक लैंड था, उसमें से आधा तो इन व्हीट और शुगर में ही चला गया, ये आधा मान लो व्हीट और शुगर में चला गया। अब ये लैंड बचा है, इसमें से देखो 2/5 अगर ये बोल रहा है राइस का है, तो बचा कितना होगा? अरे भाई टोटल ही मान लो, ऐसे समझ लो कि ये चीज आधी थी, उस आधी में से 2/5 में काम में ले चुका हूं। इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा? 10, 5 और 4, यानी 1/10 मेरा लैंड अभी बचा है, यानी ये आंसर आ गया। समझ में आया नहीं आया बताओ? मैं इसको वैसे भी कर सकता था, एक तरीका ये भी है कि आप 2/5 को, 1/8 को और 3/8 को जोड़ो और एक में से घटा दो। ये एक सेकंड मेथड है, ऐसे समझ लो इस क्वेश्चन का। पर ज्यादा बेटर आपको ये नहीं लगा क्या कि इन दोनों को जोड़ा अपन ने, आधा लैंड निकल गया इसमें से, तो ये जो भी बचा होगा वो आधे लैंड में से ही होगा, यानी कि इस आधे में से मैंने 2/5 घटा के आंसर निकाल दिया। 11 नंबर पे आओ। एक बैग है, उसमें 4 रेड है, 5 ब्लू है, 3 ग्रीन बॉल है। ये बोल रहा है 2 बॉल निकालनी है साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि जो दोनों बॉल हैं वो डिफरेंट कलर की होनी चाहिए। भाई दोनों बॉल डिफरेंट कलर की होनी चाहिए, मतलब नीचे तो देखो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, ऊपर फेवरेबल आउटकम, नीचे टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कैसे निकलेंगी? 5 और 4 9 और 3 12 टोटल बॉल्स हैं, उनमें से मुझे 2 बॉल निकालनी है, कायदे की बात है। ऊपर देखो, मैं ऐसा कर लेता हूं कि मैं अगर ये निकालने जाऊंगा ना कि रैंडम बॉल्स निकाले जाएं, वो 2 अलग अलग कलर की हों, तो मेरा ऐसे मान लो रात हो जाएगी, लंबा पड़ेगा। मैं ये निकाल लेता हूं कि सेम कलर की ना हो, और फिर मैं उसको एक में से घटा दूंगा। ये तो अपन ने पढ़ा ही है ना कि किसी चीज के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 के बराबर होती है। पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पढ़ाया था, बहुत डिटेल से ये चीज समझाई हुई है। तो वैसे ही यहां करना है कि मैं होने की निकाल लेता हूं, वो ना होने वाली अपने आप आ जाएगी। एक तरीके से मैं उल्टा बोल गया कि ना होने की निकाल लेते हैं अपन, सेम कलर होने वाली अपने आप निकल के आ जाएगी। तो देखो मैं ऐसा कर देता हूं कि दोनों बॉली रेड कलर की निकाल देते हैं, यानी 4C2, दोनों बॉली ब्लू कलर की यानी 5C2, और दोनों बॉली ग्रीन कलर की यानी 3C2। ये टोटल केसेस बन गए जिनमें बॉल्स जो है वो सेम कलर के आएंगे, पर मेरे को डिफरेंट की पूछी है, तो इस पूरी चीज को एक में से घटा दो, है या ना? 4C2 का मतलब 4×12 यानी 6, 5C2 का मतलब 5×2 = 10, नहीं 5×20 यानी 10, 3C2 का मतलब 3 होता है, 12C2 का मतलब 12 × 11 और बटे 2 यानी 66, 10 और ये 19/66 आ गया, 1 - 19/66 करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 47/66 आ जाएगा, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बताओ कितना इजी लगा, समझ में आ गया? 12 नंबर पे चल रहे, सरकम सेंटर फाइंड करना है एक ट्रायंगल का जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं। 0,0 दिखते ही क्वेश्चन मेरा इजी बन जाता है। वैसे सरकम सेंटर क्या होता है भाई, याद कर लेना ये वाली चीजें। जैसे चलो 2 चीजें आज रिवाइज करवाता हूँ, 1 और 2, तीसरी और चौथी किसी और दिन, ठीक है? और तीसरी और चौथी कौन सी है, समझ ही गए होंगे। एक तो चलो मैं बता देता हूं, जैसे कि कोई एक ट्राइंगल है, अगर उसमें सेंट्रोइड मेरे को बनाना है तो वो एंगल बाइसेक्टरों के मिलान पे बनता है, जिसे अपन जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एंगल बाइसेक्टर से बनता है, हाँ या ना? या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मीडियन से बनता है। फिर अभी सरकम सेंटर पूछा है, ये 2 आज सीख लेते हैं, बाकी 2 चीजें अगले दिन। ये परपेंडिकुलर से बनता है कि इस साइड का परपेंडिकुलर डालो, इसका डालो, इसका डालो, ये यहां मिलेगा, ये सरकम सेंटर होता है, हाँ या ना? या फिर ये तीनों साइडों से बराबर दूरी पे होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन। अब देखो अगर मान लो ये 0,0 वाला क्वेश्चन नहीं होता, तो मैं क्या करता, मैं इन साइडों की दूरी निकालता, उनको बराबर करता, उसमें इक्वेशन बनती, सोल्व करते, सरकम सेंटर निकल जाता।
पर 0,0 देते ही मेरे को पता लग गया कि ये ओरिजिन से शुरू कर रहा है। 0,10 का मतलब कि x पे 0 आए, 0,10 कि मतलब मेरे को, अच्छा नहीं 0,10 है ना, तो x में 0 रहना है, यानी 0,10 यहाँ बनेगा और 24,0 मतलब यहाँ आ जाएगा। इजी बात बन गई। अब इसका मेरे को सर्कम सेंटर निकालना है, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल का सर्कम सेंटर तो उसके हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे होता है। हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? मिड पॉइंट किसी का कैसे निकालते हैं? अगर देखो जिसको पता है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता वो यहां समझना कि a1, b1 और a2, b2 दे रखा है, तो a1 प्लस a2 करूंगा और भाग लगा दूंगा 2 का, b1 प्लस b2 करूंगा, भाग लगा दूंगा 2 का, तो ये मिड पॉइंट आ जाता है। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वही करना है। 0 प्लस चॉइस करना है तो चॉइस ही बनेगा, उसका आधा करेंगे तो 12 आ जाएगा, 10 का आधा करेंगे 5 आ जाएगा, 12,5। वैसे ये क्वेश्चन 1 सेकंड का था, बहुत ही मतलब मैं तो यहीं इसको सॉल्व कर देता, मेरे को 0,0 दिखते ही इन दोनों को जोड़ के आधा, इन दोनों को जोड़ के आधा, पर समझाने के लिए इतना बड़ा किया है मैंने। आगे से आप ये डायरेक्टली चीज कर लेना, टाइम सेव करोगे। 13 नंबर पे आ जाओ। मैक्सिमम वैल्यू बतानी है भाई। चलो देखो, ये होता है कि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा दे रखा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। मैक्सिमम और मिनिमम में बस प्लस माइनस का फर्क होता है, अंडर रूट में a स्क्वायर और b स्क्वायर आता है, समझ जाना, ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है। तो अगर मेरे को इसकी निकालनी है तो अब पेन नहीं चलाने की जरूरी है। अंडर रूट में वैसे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अरे 3 और 4 का 5 के साथ ट्रिपलेट नहीं होता क्या? अपने आप 5 को टिक कर दो। सोच विचार क्या करना है इस चीज में। 14 नंबर पे चलते हैं। एक प्रोडक्ट है वो मार्क किया है 2700 पे, ठीक है, यानी मार्क प्राइस दे रखी है उसकी 2700 उसको सोल्ड किया जाता है एक 25% डिस्काउंट के साथ में, मतलब 75/100 में बेचा जा रहा है इसको। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देंगे जब भी एसपी आएगी, लेकिन इसने बोल दिया कि टैक्स भी लगाया जाता है उस पर 18% का। अरे भाई किसी चीज पर टैक्स लगाओगे तो प्राइस बढ़ेगी, यानी 118/100 आएगा, बस ये ध्यान दे लेना, बाकी तो इजी है। फाइनल प्राइस बतानी है, इसको सोल्व कर दो। 2 0 से 2 0 काट दो, फिर 25 से 3 बार और 4 बार काट दो, पॉइंटों में आंसर आएगा इसका। मैं एक मान लो डिजिटल सम लगाता, पर 7 और 2 9 दिख रहा है मेरे को, तो मैं वो भी नहीं लगा सकता। तो कोई नहीं, चलो 2 से अगर चाहो तो और काट लो, यहाँ 59 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। 27 दिए 81 होता है, 81 इंटू 59 करना है बटे 2। अच्छा एग्जैक्ट निकालने की जरूरी नहीं है, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। इसको 80 मान लो, ये कटेगा 40 बार आएगा। 40 को 60 से करते हैं लगभग, तो 2400 के लगभग वैल्यू आने वाली है। मेरे को तो शायद ये एक ही ऑप्शन लग रहा है, बाकी तो ऑप्शन बहुत ज्यादा दूर दूर है। एक बार आप इसको सोल्व करके देखना, और बाकी तो ये कैलकुलेशन भी इतनी कोई हार्ड नहीं है, करके देख लेना जैसा आपका। बाकी मैंने बता दिया अप्रोक्सीमेटली जल्दी एग्जाम में कैसे कर सकते हो, और ये होने वाली चीज भी है कि हर कोई बंदा यही सोचेगा इसको 80 बना दो, इसको 60 बना दो, 40 आएगा, उसका आधा करेंगे 2400 के लगभग वैल्यू यही वाली दिखेगी, समझ जाओगे अपने आप। ठीक है भाई, एग्जैक्टली 2400 तो बिल्कुल नहीं आ सकती है, तो उससे तो थोड़ी छोटी आनी थी, इसीलिए मैंने ये वाला लगाया, समझ गए होंगे। 15 पे आ जाओ। एक वर्टिकल पोल है वो स्टैंड होता है लेवल ग्राउंड के ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम 2 पॉइंट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए दोनों पॉइंट्स, और सेम साइड में भी होने चाहिए। अच्छा मैंने इसलिए इधर बना दिया, पता नहीं था, अब देखो सेम साइड पे हो गई है। कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों एक दूसरे के, ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। सी छोटा है मतलब दोनों का जोड़ 90 डिग्री, एस बड़ा है मतलब 180 डिग्री। समझ में आ गया? यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी अगर ये एंगल ए और ये बी है तो ए प्लस बी इसने 90 डिग्री दे रखा है। आगे चलो, ये बोल रहा है इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल इज 10 एंड 20, यानी ये 10 है और ये 20 है, तो ये बोल रहा है हाइट ऑफ द पोल। ओ भाई मेरे को लगा पता नहीं क्या पूछेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, मतलब डायरेक्टली याद कर लो इस चीज को। वैसे तो देखो मैं पहले इसमें 10a लगाऊंगा, फिर 10b लगाऊंगा, फिर दोनों को जोड़ूंगा, फिर उस चीज को सॉल्व करूंगा, बहुत लंबा जाएगा। एग्जैक्टली अपन को टाइम सेव अगर करना है तो इसके लिए रट लो h इज इक्वल टू रूट ए बी होता है। लेकिन देखो a ये दूरी बनेगी और b ये पूरी दूरी बनेगी। मेरे को वही 10 और 20 दे रखी है, यानी गुणा करेंगे 200 आ जाएगा। रूट लेऊंगा तो 100 का रूट तो 10 बन गया, 2 अंदर रह जाएगा, 10 रूट तो आंसर आ जाएगा। ये सही समझ में आ गया भाई। 16 नंबर पे चल ले। एक मैन रीचेज हिज ऑफिस बाय ड्राइविंग हिज कार एट इतने की स्पीड इन 40 मिनट। ठीक है, यहां से अपन दूरी निकाल लेंगे, आगे चलते हैं। अगर वो इतनी, ठीक है टोटल टाइम पूछ रहा है, इजीली हो जाएगा भाई। देखो 60 की स्पीड से गया, स्पीड इंटू टाइम करते हैं तो वही दूरी होती है, पर टाइम 40 मिनट दे रखा है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग लगाओ, 60 और 60 कट गए,
मतलब डिस्टेंस उसने 40 किलोमीटर ट्रेवल किया है, ये निकल के आ गया था। आगे पढ़ो। 80% डिस्टेंस, इसका 80% मतलब 32 किलोमीटर की दूरी वो 40 की स्पीड से जाता है। 32 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो टाइम निकल के आता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। और रिमेनिंग 30 की स्पीड से जाता है, तो 8 किलोमीटर बच गए, वो 30 की स्पीड से जाता है। टोटल टाइम पूछ रहा है, सोल्व करो भाई काट पीट के। 8 से काट दो 4 और बटे 5, इसको 2 से काट दो तो 4/15। इसको अब 3 से गुणा कर दो ताकि नीचे बेस सेम बन जाए। 12 और 4 16/15 टाइम लगेगा उसको। ऊपर देखो मिनटों में पूछा है तो 60 से गुणा कर दो। 16 चौके 64 मिनट लग जाएंगे उसको। ये अगर देता तो सिर्फ घंटे होते, पर 64 मिनट का मतलब ये देखो, ये ऑप्शन सही है। समझ में आया? कुछ नहीं करना, बस दूरी निकालनी है, सॉल्व करना है। एक ही फॉर्मूला 2-3 बार लगाया, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। इस फॉर्मूले को दिमाग में बिठा लेना। 17 नंबर पे आ जाते हैं। एक सम ऑफ मनी है, वो 4 टाइम बन जाता है 7 साल में, 13 टाइम बन जाता है पी साल में। पी की वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन को करने के भी अब 2-3 तरीके हैं। मतलब एक तरीका तो यह है कि आप एकदम बेसिक से चले जाओ, एक तरीका यह है कि आप फॉर्मूला लगा दो। पर मेरे को नहीं लगता कि इन सारी चीजों की आपको नीड है। आप एक चीज दिमाग में सोच के देखो कि भाई, मैं चलो एक एग्जांपल देता हूं कि एक कोई सम है वो अपने आप का 3 गुना बन जाता है, तो मतलब वो बन जाता है यानी वो अमाउंट है, और अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो हर बार जैसे मान लो वो 3 गुना बन गया, तो आप हर बार इधर 3 पी लिखोगे और उसमें से हर बार आप 1 पी वो उधर ले जाके घटाने ही वाले हो। तो देखो वही बात है कि अगर ये 4 टाइम्स बन जाता है तो मैं कायदे से तो ये लिखूंगा कि 4p बराबर p प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। तो p के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगा 7 साल के लिए, कोई रेट के ऊपर बटे 100। कायदे से तो ये लिखना था, पर मेरे को नीड नहीं है, क्योंकि मेरे को ये पता है कि हर बार इस 4 में से ये एक घटेगा, तो मैं डायरेक्टली इस चीज को 3p नहीं लिख सकता क्या? है ना? और बराबर में तो p इंटू में 7 साल इंटू में r रेट से और बटे 100 आएगा ही आएगा, है ना? और एक स्टेप और खा सकते हो कि p लिखो ही मत, वो भी डायरेक्टली कर सकते हो। तो यहां से r इज इक्वल टू 300/7 आ जाएगी। बाकी मैं खुद सॉल्व करता था, मैं डायरेक्टली इस 4 में से एक कम करता, वो 3 आता, उसको 100 से मल्टीप्लाई करता तो 300/7 बन जाता। पर चलो समझाने के लिए अपन ये करके आ गए। अब यहां देखो 13 गुना बन जाता है, तो वही कुछ मत देखो, यहां पे लिखा हुआ डायरेक्टली जो मैं यहां लिखूंगा वो 13 में से एक कम करो, मतलब 12p हो जाता है। p इंटू में कुछ टाइम के लिए, वो मेरे को दे रखा है जो पूछा है मेरे को, तो मैं टाइम लिख देता हूं। मैं चलो पहले से p वगैरह लिख के आ रहा हूं तो कोई बात नहीं। इंटू में रेट आनी थी, रेट मेरी 300/7 ही आ जाएगी, और बटे में एक 100 तो आएगा ही आएगा। ठीक है भाई, सॉल्व करो। 100 से 100 काट दो, p से p कट गया, ये टाइम निकालना है। 3 से 12 कट गया 4 बार, 7 चौका 28 आ जाएगा। 28 सालों में बन जाएगा ये अपने आप का 13 गुना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ इजी लगा या नहीं है? एकदम सब समझ में आ गया। 18 नंबर पे चल ले। अब देखो दो राइट सर्कुलर कौन है, उनकी वॉल्यूम का रेशियो बताना है। अरे भाई, दोनों के फॉर्मूले में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आएगा, तो आप 1/3 पाई को लिखने की नीड ही नहीं पड़नी चाहिए आपको। आप चाहे सिलेंडर का रेशियो निकाल रहे हो चाहे कौन का निकाल रहे हो, दोनों बार में सिर्फ आपको आर स्क्वायर एच ही कैलकुलेट करना है। आर का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा, नीचे आर का स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा। हाइट गुणा 3 ऊपर हो जाएगी, गुणा 4 नीचे हो जाएगी। 3 बार कट गया, 4 से 4 कट गया, एक रेशियो 3 आ गया, दोनों की वॉल्यूम का रेशियो। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 3:1 भी दे रखा है, देख लेना इस चीज को। ठीक है, 19 नंबर पे आ जाओ। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है, यानी गलत पूछ रहे हैं। ये भी कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये भी समझ लो भाई। अब देखो कि मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। बिल्कुल अफेक्ट होता है भाई। दिमाग के अंदर स्टैटिक्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, दिमाग में सोल्व करना इन चीजों को, लिखने की जरूरत नहीं है। पर एक बार मैं समझाता हूं आपको लिख के, कि जैसे मान लो दे रखा है 4 + 6 + 7, और अब इसका मैं मीन निकाल रहा हूं तो बटे 3 कर देंगे। 4 6 7 वैल्यू दे रखी थी, मीन ऐसे ही निकलेगा। इसने बोला एक्सट्रीम वैल्यूज को अगर चेंज कर दें तो मीन इज अफेक्टेड। अरे बिल्कुल होगा। इस 4 को 5 बनाओगे, 7 को 6 बनाओगे, 7 को 8 बनाओगे, तो मीन पे तो फर्क पड़ेगा ना। यानी ये बात तो सही है। मीडियन जो होता है वो मिडिल वैल्यू होता है जब डेटा को अरेंज किया जाता है। डेटा को चाहे असेंडिंग में कर दो चाहे डिसेंडिंग में, बीच वाली जो वैल्यू है वो मीडियन ही होती है। ये भी सही बात है। ठीक है। मोड कैन हैव मोर देन वन वैल्यू इन अ डेटा सेट। बिल्कुल हो सकती है। मैंने ये बात चिक चिक के बोली थी पढ़ाते टाइम, कि मान लो 4 6 6 7 7 और 8
और 10 ऐसे दे रखा है, तो 2 मोड हो सकते हैं, 6 और 7, कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज में, ये भी सही है। इसने क्या बोला, रेंज इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, गलत बोल गया भाई। मान लो एक डेटा दे रखा है 10, 20, 30, रेंज क्या होगी इसकी, या फिर एक 40 और लिख लो, रेंज होगी सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घटा दो तो रेंज 30 आती। पर इसने बोला कि नॉट अफेक्टेड, अरे होगी यार, 10 को 11 करोगे, 40 को 50 करोगे तो अफेक्ट होगा ना, रेंज में चेंज आएगा। लेकिन इसने बोल दिया नॉट अफेक्टेड, यानी ये बात गलत हो गई, मतलब आंसर मेरा यही है। आया ना, गलत पूछा था वो गलत बता दिया। 20 नंबर पे आओ। इतना मेरे हिसाब से तो डिटेल से कोई, मतलब जैसे आपको कहीं से समझ में नहीं आ रहा होगा, और इसके बाद में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी भी कुछ कमी है, फिर बता देना, और मतलब डीप डाउन जाने लग जाएंगे, ठीक है। बाकी मेरे को तो नहीं लगता कि इससे भी बेटर मतलब जैसे कुछ हो पाएगा, एकदम मैं पॉसिबल मेरा पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ चीजों पे, ठीक है। कमेंट करके बस बता दिया करो कि हर बार कैसा लग रहा है, क्या आपका स्कोर रह रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, क्या रिक्वायरमेंट है, हर एक चीज का बस कमेंट करके बताना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना बेस्ट है, ठीक है। बाकी देखो अब सॉल्यूशन पे आ जाओ। ए और बी स्टार्ट करते हैं एक बिजनेस, इन्वेस्टमेंट 3:5 में ये पैसा लगाते हैं, ए और बी। 6 महीने के बाद में सी इनको ज्वाइन करता है और बी के जितना इन्वेस्टमेंट लेके आता है वो, मतलब 5 ही इसका रुपया है। और 1 साल के बाद की बात कर रहे हैं, मतलब इसका पैसा 12 महीने, इसका भी 12 महीने, लेकिन इसका सिर्फ 6 महीने, क्योंकि 6 महीने बाद में आया है। वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए, जिसके का क्वेश्चन है। 23,100 रुपए फायदा हुआ, पर मैं क्या करता हूं, मैं इसको आसान बना लेता हूं। 6 से 12 घट गया 2 बार, 6 से 12 घट गया 2 बार, ये 6 आ गया, ये 10 आ गया, ये 5 आ गया। मतलब जितना फायदा हुआ है वो इस टोटल की वैल्यू है, 21 की वैल्यू है ये। निकालना क्या है, सी का प्रॉफिट, मतलब 5 की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए, जिसकी लगाया मैंने। सॉल्व कर दो भाई। 21 से ये कट गया 11 बार, 11 पंजे 5500 रुपए का फायदा आ जाएगा, ये ऑप्शन सही है। इजी क्वेश्चन था एकदम। 21 नंबर पे आओ। 3 बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर प्राइस है, 2 बॉक्स खाली है। किस चीज का क्वेश्चन है, पढ़ते ही पता लग रहा होगा, मल्टी होल का क्वेश्चन है, पढ़ते ही पता लग रहा है, आंख बंद करके बहुत अच्छे से पढ़ा ली थी सारी चीजें। एक बॉक्स अपन ने, देखो क्या बोल रहा है कि आपने एक बक्सा चुनते हो, होस्ट जिसे पता है कि इनाम कहाँ है, वो शेष बक्सों में से एक को खोलता है और दिखाता है कि वह खाली है। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि मान लो 3 बक्से हैं, इनमें से मान लो किसी इस बक्से में इनाम है, मैं लिख देता हूं इनाम है, और आप एक बक्सा चुनते हो, मान लो आपने ये बक्सा चुन लिया, होस्ट को पता है कि इनाम किस बक्से में नहीं है, वो एक बॉक्स को खोलता है और दिखाता है कि वो खाली है। मान लो इस बॉक्स को उसने खोल दिया और ये दिखा दिया, ये खाली निकल गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है आपने चुना हुआ बक्सा बदलने का मौका दिया जाता है कि भाई आप इसी पे रहना चाहते हो या फिर आप बॉक्स बदलना चाहते हो, ये तो दिख गया आपको, इस पे आना चाहते हो या इस पे। तो वो बोल रहा है कि जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। भाई मोंटी हॉल के अंदर एक ही चीज पढ़ाई जाती है कि जब भी आपको जीतने के लिए आपका चांसेस बढ़ाने हैं तो आप हर बार बॉक्स चेंज करना चुनोगे, यानी आपको चेंज करना चुनना है। मैं इसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी बताता हूं। पहले ऑप्शन देख लो, सेम नहीं रखोगे, चेंज करोगे, आइदर भी नहीं करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी नहीं होगा, चेंज करेंगे। अब मैं बताता हूं कैसे। देखो, पहले तीनों में से इनाम होने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 1/3, 1/3 और 1/3 थी। आपने इसको चुन लिया, ये चुन लिया आपने, अब वो आपको ये खोल के दिखा देगा। तो जो आपको ऐसा पता लग गया, मान लो कि इसके अंदर नहीं है, तो ये जो इस वाली 1/3 है वो पूरी इस पे शिफ्ट हो जाएगी, यानी अब इसमें इनाम होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 बन गई। समझ में आ गया इस चीज को, यानी कि प्रोबेबिलिटी चेंज करने पे बढ़ रही है ना, चेंज नहीं करता जब तो मेरे इसमें 1/3 ही रहती, यानी कि चेंज करना इसमें बेटर माना जाता है। मैथमेटिकली भी समझ गए होगे, ओरली भी समझा दिया। इस पे आ जाओ। क्या बता रहा है इसमें कि एबीसी एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है, मतलब कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यानी इस तरीके का है कि दोनों साइडें भी बराबर है और समकोण भी है। एबीसी 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पे एबीसी है, ए बी की वैल्यू 12 है, मतलब ये भी 12 है, यानी ये 12√2 निकल जाएगी, ता तो कॉमन सेंस है। ठीक है, आगे चलो। रेशियो पूछ रहा है रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड, यानी कि अंदर वाले की रेडियस और बाहर वाले की रेडियस, मतलब छोटी आर और बड़ी आर का रेशियो पूछ रहा है। देखो, कायदे से वैसे तो जब अपन पढ़ते हैं तो छोटी आर का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस, मतलब एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, और बड़ी आर का फॉर्मूला होता है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। सबको याद है ये वाले फॉर्मूले, पर एक राइट एंगल ट्रायंगल के सारे फॉर्मूले बदल जाते हैं। छोटी आर तो बन जाती है कि a प्लस बी में से c घटाओ और बटे 2 कर दो, हाँ या ना। और बड़ी आर हो जाती है कि पूरी हाइपोटेनियस का आधा कर दो। समझ में आया या नहीं आया, मैं डायरेक्टली आंसर निकाल के बताता हूं।
ए प्लस बी माइनस सी का मतलब हो गया 12 और 12 24 माइनस 12 रूट 2 करो और उसका आधा कर दो। और अब इसका रेशियो अपन को लेना है हाइपोटेनस के आधे के साथ में 12 रूट 2 का आधा करेंगे 6 रूट 2 आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट करो इस चीज को अब। 2 से भाई अरे हो जा, 2 से इसको काटूंगा 12 बार, 2 से इसको पूरा कट गया। तो 12 माइनस रूट 2 और रेशियो 6 रूट 2 और कटेगा। ये लिखा है 12 माइनस 6 रूट 2 का रेशियो करना है 6 रूट 2 के साथ में। ये कर रहा हूँ क्या फिर मैं, 6 से 6 काट दो, 6 से ये 2 बार काट दो और 6 से ये 1 बार काट दो। तो क्या आ गया फाइनल आंसर, 2 माइनस रूट 2 और रेशियो रूट 2। है क्या ऐसा ऑप्शन, 2 माइनस रूट 2? बिल्कुल है, ठीक है। मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बस ठीक है दिमाग इधर उधर हो गया था। 23 नंबर पे आ जाओ। क्या बता रहे, 23 नंबर में इसको सोल्व करना है। दो तरीके हैं, या तो इसको पॉइंट में बदल लो, पॉइंट में बदल लो, या फिर इसको फ्रैक्शन बना लो, जैसे आपकी मर्जी करे। मैं तो बेटर ये मानूंगा कि इनको फ्रैक्शन में बना लेते हैं अपन। तो 5/16 प्लस 3/8 बन गया 1875 लिखा है बटे 4 जीरो आ जाएंगे। काट लो भाई, क्योंकि 25 से इजीली कट जाती हैं चीजें। 25 से कटेगा 7 बार 175, 12 बच गया 25 से 5 बार। 25 से 400 आ गया, 25 से 3 आ गया, 25 एकम 25 और 16 आ गया, 3/16 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लिख दो भाई। ये है 625 के नीचे फिर 4 जीरो। 25 से 25 बार काटो, 25 से 400 बार काटो, फिर काटेंगे तो 1/16 आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो ये 16 है, ये 16 है, इसका डबल करके 16 बना दो, 6/16 बन गया। 6 और 5 11, 11 में से 3 जाएगा तो बच गया 8/16। नीचे है 1/16, ये दोनों को उड़ाओ, 8 आंसर आ रहा है, ये सही कर दो। समझ में आ गया? तो इस नंबर पे आ जाओ। व्हाट सम विल बिकम 18,522। कौन सी राशि 18 महीने में इतने रुपए की हो जाएगी यदि ब्याज की दर 10% है और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बातें कर रहे हैं भाई। अर्धवार्षिक में जो रेट होती है वो तो डबल हो जाती है, यानी कि 36 महीने बन जाएंगे ये, और रेट आधी हो जाती है, मतलब 5% बन जाएगा। 36 महीने का मतलब होता है 3 साल, मतलब 3 साल का 5% के लिए इफेक्टिव इफेक्टिव निकालने की जरूरी भी नहीं है। और बेटर मेथड है मेरे पास में कि 3 साल है ना, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20 होती है। मतलब 20 से 21 बन गया, फिर 20 से 21 बन गया, फिर 20 से 21 बन गया। इनको गुणा करो, 8000 आएगा। इनको गुणा करो, 21 का क्यूब क्या होता है, 9261 होता है। भाई देखो 9261 का ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। 9261 का दुगुना दे रखा है 18,522, इसका भी दुगुना कर दो, यानी 16,000 की राशि 10% के रेट से इतने महीने में अर्धवार्षिक ब्याज लगाएंगे तो इतनी बन जाएगी। 16,000 का मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। काफी सही क्वेश्चन था, ये दिमाग लगाना बहुत सही है। बाकी तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये सबसे ईजी है। 25 लास्ट और फाइनल क्वेश्चन। पिरामिड के बारे में कल ही बताया था एक क्वेश्चन के अंदर। वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होती है। अच्छा कल एक चीज वो थोड़ी सी शायद मैंने उसमें हाइट लिख दिया था, स्लेंट हाइट आता है, मैं फिर बता देता हूं कि कर्व सरफेस एरिया में 1/2 तो आता ही आता है, बेस का पेरीमीटर भी आता है, इनटू में यहाँ h लिख दिया था मैंने, वो l ही था, वो बोलने का मतलब मेथड यही था। ये स्लांट हाइट होती है एक तरीके से। और अगर TSA लिखना होता है तो CSA तो आएगा ही आएगा। एक बेस का एरिया और आ जाता है, इसमें एक ही आता है। प्रिज्म में 2 एरिया आते हैं क्योंकि वो ऊपर नीचे से सेम होता है, पिरामिड सेम नहीं होता। पिरामिड ऐसे तिरछी आकृति होती है, एक ही नीचे बेस बनता है तो एक ही बेस का एरिया आता है। वॉल्यूम में क्या आएगा, 1/3 आ जाएगा और बेस का एरिया इंटू हाइट आएगी। अब देखो यहां से कर लो सॉल्व भाई। 1/3 तो लिखा मैंने, बेस का एरिया लिखना है। ये एक हेक्सागोनल बेस है भाई। हेक्सागोनल बेस में पता है क्या होता है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। देखो ये बन रहे 1 2 3 4 5 6। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। 6 का लिए 6 से गुणा कर दो, ये बेस का एरिया आ गया। अब इंटू इसमें हाइट कर दो जो कि 20 है, साइड 12 थी तो 12 का स्क्वायर लिख दो। कैलकुलेशन है सिर्फ और कुछ नहीं है। 3, ये 12 के स्क्वायर को मैं 12 गुणा 12 ऐसे कर देता हूं। 3 चौके 12 से 1 12 कट जाएगा, बाकी सब सोल्व कर लो। 12 छके 72, 72 का डबल करेंगे तो आएगा 144 और उसके एक √3 लग जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 के 25 क्वेश्चन इजीली सोल्व किया अपन ने। कहीं कोई दिक्कत आए टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, चैट बॉक्स के लिए मतलब जो भी लिंक है वो नीचे मिलेगा, कमेंट कर देना, इजीली आपको सोल्यूशन वहां भी बता देता हूं मैं। बाकी मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।